मुंबई पुलिस के लिए ये सबसे बड़ी शॉकिंग बात तब थी जब मुंबई पुलिस को खुद ऐसा लग रहा था कि ये कोई गैंग वॉर होगा और जो मुंबई के 3 सबसे बड़े टॉप कॉप थे वो एक साथ पुलिस की गाड़ी में बैठे और पुलिस की गाड़ी में बैठकर वो पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर चले और टेररिस्टों ने उन तीनों टॉप कॉप को मार डाला। यानी कि इन्होंने हॉस्पिटल्स भी कायम किए, स्कूल कायम किए, इस तरह के काम किए। लेकिन पाकिस्तान से बाहर इनका जो काम था वो ज़्यादातर इस तरह की मिलिटेंट कार्रवाइयाँ करना था और मिलिटेंसी के अंदर इन्वॉल्व होना था। तो ये इनके दो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट चेहरे थे। दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो न्यूक्लियराइज्ड हैं। सो 1998 से पहले जो कुछ होता था उसका इम्पैक्ट कुछ और था। न्यूक्लियराइज होने के बाद जब भी इस किस्म की कोई चीज़ होती है तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा सिवियर होता है। मुंबई शहर हमेशा ही आतंकवादियों के, दहशतगर्दों के निशाने पर रहा और इसीलिए हम देखेंगे कि 90s के बाद मुंबई सिटीज़ में कई सारे ब्लास्ट हुए। जब अयोध्या राम मंदिर का इश्यू पूरे के पूरे कंट्री में चल रहा था तो मुंबई में रायट्स हुए। रायट्स के बाद में एक सिलसिलेवार बम धमाके हुए मुंबई सिटी में और उसके बाद से अगर आप देखें तो मुंबई सिटी जो है उसके अंदर हर 2 साल 3 साल के बाद रह रहकर कहीं ना कहीं बम धमाकों की खबर जो है वो आपको अखबारों में और आर्काइव्स में आपको देखने को मिलेगी। जो लश्कर तैयबा है या जो बाद में जमात दावा बन गई, तो इसकी जो आइडियालॉजी थी ये बेस्ड ऑन रिलीजन थी, जबकि दाऊद इब्राहिम या ये जो बाकी लोग हैं इनका एक एंगर था वहाँ पर जो लोग हैं या वहाँ का जो सिस्टम था मुंबई शहर का, और मुंबई शहर के कंट्रोल की कहानी थी। दरअसल इसका कोई ताल्लुक मिलिटेंट रिलीजियस आइडियालॉजी से नहीं था। 1993 में मुख्तलिफ शहरों में स्पेसिफिकली मुंबई में एक्सप्लोजन्स होते हैं और फिर ये चीज़ एक चलती रहती है और ये जो आप कह लें डेवलपमेंट्स हैं वो चलते चलते हम इस स्टेज पे पहुंचते हैं कि 2001 में मिलिटेंट्स अटैक करते हैं इंडियन पार्लियामेंट को, लोकसभा को। उससे नुकसान इतना तो नहीं हुआ था, जानी नुकसान, मगर उसका एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था और उसके नतीजे में हम देखते हैं कि अगले 2 साल जो हैं वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस और पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस दे आर आई बॉल टू आई बॉल, मिलिट्री एस्केलेशन हो जाती है और वो इतनी ख़तरनाक है। क्यों? क्योंकि 1998 1998 ऑनवर्ड्स दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो न्यूक्लियराइज्ड हैं। सो 1998 से पहले जो कुछ होता था उसका इम्पैक्ट कुछ और था। न्यूक्लियराइज होने के बाद जब भी इस किस्म की कोई चीज़ होती है तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा सिवियर होता है। मुंबई ये एक टापू है लेकिन ये तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। अगर मुंबई के अंदर आपको एंटर होना है तो आपके पास 3 रास्ते हैं। या तो आप बाय एयर आइए। बाय एयर इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक करना मुंबई के लिए पॉसिबल नहीं है। एयरपोर्ट ये बहुत सिक्योर्ड जोन होता है। अगर आप बाय ट्रेन मूव कर रहे हैं तो भी आप अपने टारगेट तक कभी नहीं पहुंच सकते क्योंकि ट्रेन कहीं ना कहीं टर्मिनेट होती है और फिर वहां से आपको कुलाबा मूव करना है। अगर आप बाय रोड आते हैं तो वहीं चेक पॉइंट्स हैं, रोड के ऊपर ट्रैफिक की क्या कंडीशंस हैं और वो टेररिस्ट अटैक बाई रोड आना, टेररिस्ट अटैक करना और फिर जाना, ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। हालांकि ये जो टेररिस्ट थे वो वापस जाने के इरादे से आए ही नहीं थे, वो फिदाइन अटैक के लिए ही आए हुए थे। तो इन्होंने डिंगी बोट में बैठ के बधवार पार्क नाम की जगह है जहां पे मछुआरों की एक बस्ती है, वो बधवार पार्क के पास इनकी डिंगी बोट जो थी वो उतरी और वो बधवार पार्क से
वो सड़क के ऊपर आए और वहाँ से वो अलग अलग जगह पर अपने आर्म्स एंड एम्यूनेशंस के साथ में आगे बढ़े। उस वक्त मैं स्टार न्यूज़ में करस्पॉन्डेंट था, प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट, और मुझे बहुत ठीक से याद है कि रात को 8 साढ़े 8 बजे का समय था। मैं अपने घर पे आ चुका था और सडनली मुझे कॉल्स आना शुरू हुए। अलग अलग स्टेट से कॉल आने लगे, राजस्थान से, गुजरात से, और लोग मुझे पूछने लगे कुछ तो हुआ है मुंबई सिटी में, टीवी पर जो है आप ही की चैनल पे न्यूज़ चल रही है। और चूँकि वो बहुत ही बिजी न्यूज़ी डे था, तो रिपोर्टिंग करके एक रिपोर्टर जब घर पे पहुंचता है तो नॉर्मल जो रूटीन होता है बिल्कुल उसी तरह का रूटीन चल रहा था। एंड इमीडिएटली जैसे ही मैंने कुछ न्यूज़ देखी, मैं समझ गया कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है। जब ये बात बाहर आने लगी कि लियोपोल्ड कैफ़े के ऊपर अटैक हुआ है और कई सारे इनोसेंट लोगों की जानें चली गई हैं, तो जब ये जानकारी जो लोकल लोगों ने एक दूसरे को बताई और तेजी से फैली, लगभग 1-1.5 घंटे में ही पूरी तरह से पिक्चर जो था वो खुलकर समझ में आया कि ये कोई टेररिस्ट अटैक है। लेकिन तब तक ये बात समझ में नहीं आई थी कि कितने टेररिस्ट हैं, किस रास्ते से मूव हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सी जगह निशाने पर है। एक ऑर्गेनाइजेशन कायम हुई थी जो कि अफ़गानिस्तान के अंदर जहाद के नाम पर कार्रवाइयाँ करती थी, कश्मीर के अंदर अपने डिस्पैचेस भेजती थी, वहाँ पर मिलिटेंसी करती थी, और ये जो रिक्रूटमेंट करती थी ये पाकिस्तान के अंदर से की जाती थी। पाकिस्तान के जो नौजवान तबका है उनको मज़हब के साथ साथ उनको जन्नत के नाम पर रिक्रूट किया जाता था और कहा यह जाता था कि आप दुरुस्त रास्ते पर हैं, और फिर उनकी बाकायदा तरबियत होती थी, ट्रेनिंग होती थी। जो लश्कर तैयबा है उसका एक मरकज़ था जो पाकिस्तान के अंदर लश्कर तैयबा काम कर रही थी, वो चैरिटी काम में मसरूफ़ थी, यानी कि इन्होंने हॉस्पिटल्स भी कायम किए, स्कूल कायम किए, इस तरह के काम किए। लेकिन पाकिस्तान से बाहर इनका जो काम था वो ज़्यादातर इस तरह की मिलिटेंट कार्रवाइयाँ करना था और मिलिटेंसी के अंदर इन्वॉल्व होना था। तो ये इनके दो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट चेहरे थे। लगभग रात को 9:30-10 बजे के आसपास एक खबर आई कि विले पार्ले एयरपोर्ट के बाहर मुख्य सड़क पर एक बहुत बड़ा बम धमाका हुआ है टैक्सी में। और मैं तुरंत ही, जैसे ही धमाका हुआ कुछ देर के बाद ही वहां पहुंच गया, और जब मैंने देखा तो टैक्सी की परखच्चें उड़ गई थी, पूरी तरह से टैक्सी खत्म हो गई थी। और उसका जो मीटर बॉक्स था जो मैं ढूंढ रहा था ताकि मैं ये पता कर सकूं कि इसमें मीटर कितना घूमा है और जर्नलिस्टिकली अंदाज़ा लगाऊं कि आखिर ये टैक्सी कितना सफ़र तय करके आई है, तो मुझे ठीक से याद है कि लगभग 3.20 ऐसा कुछ लिखा हुआ था, लगभग 300 जितना मीटर हुआ था टैक्सी का, 300 रुपए जितना। तो दहशत और भी फैली और दायरा साउथ मुंबई से बढ़ते हुए पूरे मुंबई की तरफ आ गया कि ये एक जगह पे नहीं और कई जगहों पर बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन लगभग मिडनाइट के बाद में ये टेररिस्ट जो थे वो अलग दो की जोड़ियों में अलग अलग जगहों पर स्टेशन हो गए। खाबाद हाउस यानी कि नरीमान हाउस, ओबरॉय, ताज होटल। माना जा रहा है कि ये फिदाइन हमला है, आतंकवादी मरने के इरादे से ही आए हैं और उनका मकसद है मरने से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना पूरी रात। आतंकवादियों ने 3 अलग अलग लेवल्स पे हमला किया। पहला, उन्होंने निशाना बनाया टैक्सीज को। दूसरा, खुलेआम सड़कों पर घूमकर लोगों पर गोलियां बरसाई। और तीसरा, उन्होंने होटल्स और अस्पतालों को निशाना बनाया। यानी कि एक तरह से 3 तरफा रणनीति थी आतंकवादियों की। आई रिमेंबर मेरे एक फ्रेंड थे, वो इरोस सिनेमा के पास सड़क पे खड़े थे और वो वहीं पे रिपोर्टिंग कर रहे थे और बिल्कुल सामने से एक पुलिस की गाड़ी गुजरी
पुलिस की गाड़ी है तो कोई क्या सोचे, लेकिन जैसे ही पुलिस की गाड़ी गुजरी, शीशा नीचे हुआ, गन बाहर निकाली और सारे रिपोर्टरों के ऊपर फायरिंग हुई, क्योंकि पुलिस की गाड़ी के अंदर टेररिस्ट मौजूद थे। ये जो गाड़ी में बम ब्लास्ट हुआ, उस गाड़ी का ड्राइवर, उस गाड़ी में बैठने वाले पैसेंजर, ये सब के सब जो थे वो मुंबई के थे। तो एक और चौंकाने वाली बात आई कि आखिर हो क्या रहा है। पुलिस की गाड़ी से फायरिंग हो रही है, टैक्सी के पैसेंजर की गाड़ी में बम धमाका हुआ है, और जहां पर बहुत सारे लोग ईटरीज में बैठे हुए हैं, वहां पे फायरिंग करके लोगों को मारा जा रहा है। तो पूरी तरह से लोग दहशत में थे। मैं अलग अलग अस्पतालों में जा रहा था, अफवाहें बहुत जोरों की थी कि इस जगह से बम मिला, उस जगह से बम मिला, क्योंकि पैनिक की सिचुएशन थी। एक खबर ऐसी थी, मुझे ठीक से याद है कि जिस टैक्सी में ब्लास्ट हुआ, उसके बाद एक खबर अगले 2 दिन तक फैली हुई थी कि हो सकता है किसी भी टैक्सी की डिक्की में RDX रखा हो और कोई भी टैक्सी कभी भी ब्लास्ट हो सकती है। इनकाउंटर किया गया आतंकवादियों का। एक आतंकवादी जिसमें मारा गया है, दूसरे आतंकवादी को नायर अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि ये पाकिस्तानी आतंकवादी हो सकते हैं। We take up strongly with our neighbors that the use of their territory for launching attacks on us will not be tolerated, and that there would be a cost if suitable measures are not taken by them. तो ये खबर पाकिस्तान में बैठ के मिली, इसलिए अहम थी कि इसकी इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लग रहा है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में जब अजमल कसाब वहाँ पर पकड़ा गया, तो अजमल कसाब पकड़े जाने के बाद हिंदुस्तान की तरफ से बाकायदा तौर पे कहा गया कि ये पाकिस्तानी है। तो एज ए जर्नलिस्ट मैं इस बात में मसरूफ़ हो गया कि हिंदुस्तान ने जो डोजियर दिया है पाकिस्तान को, उसके ऊपर पाकिस्तान क्या कर रहा है। मैं पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ लोगों से राब्ते में था, गवर्नमेंट से राब्ते में था, गवर्नमेंट के मुख्तलिफ़ ऑफिशल से राब्ते में था। उस वक्त के जो मिनिस्टर्स थे, इंटीरियर से रिलेटेड थे, उस वक्त की जो FIA थी, और उस वक्त के जो बाकी रेलेवेंट इदारे थे, मैं उन सब से राब्ते में था कि पता चले कि क्या डोजियर के ऊपर आप काम क्या कर रहे हैं। अब ये अहम बात है कि जो डोजियर हिंदुस्तान ने भिजवाया था पाकिस्तान को, वो ऑलरेडी उसके काफ़ी सारे कंटेंट पब्लिक हो चुके थे, हिंदुस्तान का मीडिया वो पब्लिक कर चुका था। कसाब और कसाब का पार्टनर अटैक करने के लिए पुलिस हेडक्वार्टर के पास पहुंचे। उस समय कसाब घायल हो गया और वो गाड़ी के अंदर उसे रख देना पड़ा, और उन्हें बिल्कुल अनडेजिग्नेटेड स्पॉट पर, जहां पे वो क्लियर नहीं थे कि अब हम आगे कहां बढ़ें, और वो गिरगांव चौपाटी की तरफ आगे बढ़े, जहां पे मैंने आपको बताया कि जो मीडिया खड़ी थी उस सड़क पर, उसके ऊपर फायरिंग किया, और गिरगांव चौपाटी के जंक्शन के ऊपर वो धरे गए। वहां पर एक टेररिस्ट जो था उसे पुलिस ने मार गिराया, और कसाब जो था वो पकड़ा गया। मुंबई पुलिस के लिए ये सबसे बड़ी शॉकिंग बात तब थी जब मुंबई पुलिस को खुद ऐसा लग रहा था कि ये कोई गैंग वॉर होगा, और जो मुंबई के 3 सबसे बड़े टॉप कॉप थे, वो एक साथ पुलिस की गाड़ी में बैठे, और पुलिस की गाड़ी में बैठकर वो पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर चले, और टेररिस्टों ने उन तीनों टॉप कॉप को मार डाला। ये वो टॉप कॉप थे जो मुंबई सिटी को सुरक्षित रखते थे। ये वो टॉप कॉप थे जिनके ऊपर मुंबई पुलिस को ही नहीं, पूरे के पूरे स्टेट और कंट्री को नाज था। इट वॉज शॉक टू द होल पुलिस डिपार्टमेंट। सून आफ्टर गवर्नमेंट एजेंसीज को ये बात रियलाइज हो गई, और ये बात कन्वे हुई, और इमीडिएटली जो इंडिया के सबसे टॉप कॉप मार्कोस, और जो सबसे मिलिट्री के जो सबसे आला ऑफिसर्स होते हैं, वो तुरंत ही मुंबई की तरफ रुक कर गए, और सारी चीज़ें जो थी
वो उन्होंने अपने हाथों में ले ली। जब ये सारा वाक़या हुआ तो उस वक्त की जो पहली सबसे बड़ी खबर ये थी, वो उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे यूसुफ रज़ा गिलानी, उन्होंने पहला रिएक्शन बढ़ा दिया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ जो है वो इस सारे वाक़े की, अफसोसनाक वाक़े की मिल के तहकीकात करने के लिए तैयार है। बल्कि उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे यूसुफ रज़ा गिलानी, उन्होंने ये अनाउंस किया था कि वो अपने ISI चीफ़, उस वक्त जनरल अहमद शुजा पाशा ISI के चीफ़ थे, उन्होंने अनाउंस किया था कि वो ISI चीफ़ को हिंदुस्तान भेजने के लिए तैयार हैं। बाद में उसका रिएक्शन आया, फ्रॉम विद इन द मिलिट्री भी रिएक्शन आया, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी रिएक्शन आया। तो प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी ने ISI चीफ़ को उधर भेजने का जो मामला है उसको ज़्यादा प्रेस नहीं किया, उससे पाकिस्तान हम पीछे हट गए। एक इम्पैक्ट जो इसी मुंबई अटैक से था कि पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी एक सिविल मिलिट्री टेंशन थी। सिविल मिलिट्री टेंशन जो थी वो भी इससे एक्सप्लॉइट हुई, और हमने ये देखा कि जो सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप थी उसने इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट किया टू पुट प्रेशर ऑन पाकिस्तान्स मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज। ये एक बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच भी था इंडिया के लिए कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज को उनके अपने लोगों ने फिंगर पॉइंटिंग की कि जी इन्होंने प्रिडिक्ट क्यों नहीं किया कि इस किस्म की कोई चीज़ होने वाली है। साथ साथ उसमें जो एग्जीक्यूशन था उनकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का टू फाइट आउट द मिलिटेंट्स, दे वर नॉट रेडी टू अंडरटेक एन अर्बन एंटी टेरर ऑपरेशन, जिसमें आप बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और आप एग्जीक्यूट करते हैं ऑपरेशंस अगेंस्ट टेररिस्ट। अब वो उसके ऊपर आप बहुत सारी बहस कर सकते हैं कि वो क्यों हुआ, बट अल्टीमेटली उसमें कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई जिससे ये पता चला कि इंडियंस भी तैयार नहीं थे इस किस्म की मिलिटेंसी को हैंडल करने के लिए। Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.